चलो, कल अपन ने ना, हेलो, कल अपन ने फैराडेज फर्स्ट लॉ पढ़ा था, फैराडेज फर्स्ट लॉ फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा पहले मेरे को एक चीज बताओ, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या था, याद कराओ वापिस सारा। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? जिसमें अपन केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगी। उसके बाद सीखा था केमिकल रिएक्शन तो हो रही है, पर कितना सब्सटेंस बन रहा है, अमाउंट कितना बन रहा है, उसके लिए था फैराडे का फर्स्ट लॉ। उसने ये बताया था कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के। क्यू मतलब आई इंटू टी, टाइम पे डिपेंड करता है और करंट पे। करंट ज्यादा आएगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आएंगे, ठीक है, वो रिएक्शन से करते हैं अपन, और टाइम ज्यादा होगा तो भी वेट डिपॉजिटेड ज्यादा होगा। W इक्वल टू क्या आ जाएगा, Z I T। क्या होता था, Z I T। इसमें Z की वैल्यू कैसे निकाली जाती थी? हाँ, इक्विवेलेंट अपॉन 96500। इसको बोलते हैं केमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? या इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, E की वैल्यू कैसे आती थी? मोलर मास अपॉन चार्ज इंटू 96500। E की वैल्यू ऐसे आती है। ओके, इक्विवेलेंट वेट कैसे आता है? मोलर मास अपॉन चार्ज, और डिवाइड में क्या है अपने पास 96500। ये कल अपन ने पढ़ा था। इसके क्वेश्चंस भी करते थे, जेड आई टी में से कुछ भी गायब कर देंगे, वेट गायब कर देंगे, या आई गायब कर देंगे, या टी गायब कर देंगे। ओके, ये कल किया था अपन ने। आज फैराडे का सेकंड लॉ, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे अपन, एक अलग नई कंडीशन ले आएंगे। कंडीशन क्या है ये पड़ी सामने तुम्हारे, ये फैराडे का सेकंड लॉ का पूरा सेटअप है। क्या क्या इसमें देखो, तीन अलग अलग सेल्स लिए और तीनों में क्या करा रहे अपन? इलेक्ट्रोलाइसिस। तीन डिफरेंट सेल्स लिए, तीनों में क्या कराएंगे अपन अभी? इलेक्ट्रोलाइसिस। तीनों सेल्स में अलग अलग सॉल्यूशन भरे गए। पहले सेल में कौन सा सॉल्यूशन भरा है मैंने? सिल्वर Ag+ का। दूसरे सेल में Cu2+, और तीसरे सेल में तुमने नोटिस किया यहाँ मैंने क्या चेंज किया है? खासकर वैलेंसीज, जानबूझ के ऐसे ऐसे एटम्स लिए हैं जिनका n क्या हो, डिफरेंट, उससे समझ में इजीली आ जाएगा। ठीक है, एक +1 वाला ले लिया, एक +2 वाला ले लिया, लास्ट में +3 वाला। लेकिन कनेक्शन कैसे किया देखो, एक बैटरी लगा दी, उसमें से पहले वाले का इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया, ठीक है, ये अपना हो गया एनोड, इसका ये हो गया कैथोड। देख रहा है, पॉजिटिव से कनेक्टेड एनोड, और ये क्या हो जाएगा? कैथोड। फिर इसी कैथोड से आगे उसका कनेक्ट किया, चलते गए। समझ में आ रही मेरी बात? ऐसे वाले कनेक्शन को कौन सा बोलते हैं, सीरीज या पैरेलल? जैसे मान लो ये पूरा एक रेजिस्टेंस होता, तो एक रेजिस्टेंस से निकला, वही वायर ले गया दूसरे रेजिस्टेंस में चला गया, वही वायर लेके तीसरे रेजिस्टेंस में चला गया। कैसा कनेक्शन है? मतलब इस बार मैंने तीन अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स यूज किए, बट कनेक्टेड इन सीरीज। इतना सेटअप समझ में आ गया? और अब सीरीज में तुमने 10th में भी पढ़ा होगा, 11th 12th में अभी पढ़ा होगा, क्या फिजिक्स में पढ़ा है कभी? सीरीज में सेम क्या रहता है? सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम। करंट क्या रहेगा? सेम। वोल्टेज डिफरेंट आ सकता है भाई सब, कि भाई ये अलग वोल्टेज खाएगा, ये अलग वोल्टेज खाएगा। अच्छा, करंट से मतलब क्या होता है पता है? तभी मैंने पहले ही बताया होगा, करंट मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट मतलब क्या होता है? अगर यहां से 1000 इलेक्ट्रॉन रवाना हुए है तो इसको भी 1000 मिलेंगे, आगे वाले को भी कितने मिलेंगे? आगे वाले को भी कितने मिलेंगे? लेकिन सबको वोल्टेज अलग मिलेगा, यहाँ उस पावर से नहीं मिलेंगे, उस पावर से नहीं मिलेंगे, लेकिन करंट सब में क्या रहेगा? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। क्या तीनों की रिडक्शन वाली रिएक्शन लिख सकते हैं कि क्या क्या बनेगा तीनों में? अच्छा, पहली वाली रिएक्शन क्या लिखेंगे? Ag+ + 1 इलेक्ट्रॉन विल गिव Ag सॉलिड। ओके, एक्वस लिख देंगे इसको। हाँ, इसको बुलाओ Cu+ गिव्स Cu। नेक्स्ट Al3+ + 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al सॉलिड। अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, वो समझ में आया तो बताना। स्टेटमेंट क्या है सुनना। मान लो यहां से 1 मोल इलेक्ट्रॉन रवाना हुए। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन से सिल्वर कितना बनता है? 1। मैं पूछूंगा अभी यहाँ पे सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन से? इस पे डिपॉजिट हो जाएगा ना सिल्वर, कितना डिपॉजिट होगा? 1 मोल, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन से 1, इसके रिलेशन डायरेक्ट लिखूं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन विल गिव 1 मोल Ag। इसके लिए क्या लिखोगे ऐसी? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गिव 1 मोल ऑफ कॉपर। मेरे पास कितना मोल है? मैंने रवाना तो इतना ही किया था ना, तो मेरे को कॉपर का कितना मोल मिलेगा? सही है। थर्ड, इसके लिए क्या हो जाएगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 1/3 मोल आ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? 3 मोल से 1 मोल, 1 से 1/3 डायरेक्ट लिख दूं क्या? अच्छा, क्या सेम करंट आने से तीनों में वेट सेम मिलेगा?
वैसे देखो सबके मोलर मास भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अगर इसकी बात करूँ ना, 1 मोल सिल्वर होता है 108 ग्राम, 108 ग्राम, सही है, 108 ग्राम पर मोल होता है। इसका 1 मोल होता है 63.5, पर उसका भी आधा मिलना है भाई, क्योंकि 1-2 इलेक्ट्रॉन खाता है। यहाँ कॉपर की बात करो ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन आए, सारे एजी ने 1-1 ले लिया और 1 मोल एजी बन गए। वहीं 1 मोल इलेक्ट्रॉन गए, एक कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन खाए, दूसरे ने 2 और खाए, 2-2 खा रहे हैं, तो कितना हाफ मोल मिलेगा कॉपर। और वहां इसका 1/3, इसका मोलर मास 77 होता है, कितना होता है, तो ये तो 9 ग्राम ही मिलेगा सिर्फ। क्या बात समझ में आ रही है। सबका वेट एक दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो उसकी वैलेंसी, दूसरा उसका मोलर मास। कोई चीज पहले से हल्की है, उसका डिवाइड बाय 3 तो वैसे ही कम हो जाएगा। तो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, किस पे बात कर रहा है, वैलेंसी और मोलर मास। क्या बात समझ में आ गई। क्या मैं कह सकता हूं कि यहां डिपोजिशन जो होगा वेट का, वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो उसकी क्या है, वैलेंसी, कि भाई 3 इलेक्ट्रॉन खा के बैठता है कि 2 लेके बैठता है, समझ में आ रही बात। और दूसरा उसका मोलर मास। अच्छा, मोलर मास और वैलेंसी का कोई रिलेशन है क्या, क्या नहीं। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी अपने फर्स्ट लॉ में भी, इक्विवेलेंट वेट है ना, ई होता है mm बाय चार्ज, ठीक है ना। इसके लिए इसका इक्विवेलेंट वेट मान लो E1 बोल देता हूं, इसका इक्विवेलेंट वेट मान लो E2 बोल देता हूं, इसका इक्विवेलेंट वेट E3 बोल देता हूं। E1 पता क्या होगा, मोलर मास ऑफ Ag अपॉन 1, इसका चार्ज, इसका मोलर मास ऑफ Cu अपॉन 2। क्या ऐसे ही कुछ नहीं बन रहा, क्या ऐसे बता सकते हैं। अब फराडे ने इसका शॉर्ट ट्रिक बता दी बस। उन्होंने क्या बताया, उनका स्टेटमेंट क्या था वो समझना। फराडे का सेकंड लॉ, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपोजिटेड पासिंग थ्रू द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सीरीज में होगा तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या जाएगी, सेम, आर प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट वेट। वो प्रोपोर्शनल होंगे अपने अपने केमिकल इक्विवेलेंट वेट के, जिसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, वेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट अपॉन इक्विवेलेंट वेट फर्स्ट। इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा, इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा। इसको निकाल के भी देख सकते हो। वेट ऑफ सिल्वर अभी अपने डिपॉजिट कितना हुआ था, 108 हुआ था, ठीक है, अपॉन E1 क्या हो जाएगा, उसका मोलर मास अपन उसका चार्ज, 108 अपॉन चार्ज कितना था 1। वैसे ही इसका कॉपर का 63.5 अपॉन 2 आया था, इतना वेट डिपॉजिट हुआ था, अपॉन E2 क्या हो जाएगा, उसका मोलर मास अपॉन चार्ज। क्या ये भी 1 बन रहा है, ये भी 1 बन रहा है, वो भी 1 बनेगा। क्वेश्चन कैसा आता है वो समझ लो। अब ये तो वेरीफाई कर रहे थे अपन जस्ट ना, इसका जरूरत नहीं इतना। क्वेश्चन कैसा आता है वो सुनना। क्वेश्चन दे देंगे कि भाई मैंने ये सीरीज में जोड़ दिए, निकल 2+ है, कॉपर 2+ है, सीरीज में जोड़ दिए, कॉपर का इतना वेट मिल गया, W1 मिल गया, ठीक है। इसके मोलर मास, उसका मोलर मास बता देता हूं, उसका कितना वेट मिलेगा बताना। अब इसका लॉन्ग मेथड पता है क्या हो सकता है, इसका वेट पता चल गया है तो चलो कुलम में चार्ज कितना गया होगा वो निकालता हूं, इतने कुलम में इसका कितना मिलेगा वो निकालता हूं। जबकि शॉर्ट मेथड क्या हो जाएगा, सीधा ये लगा के सीधा हो जाएगा। NCERT एक्सरसाइज निकालो, दो बुक दो जल्दी, एक क्वेश्चन करते हैं फिर वाह। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.16, अभी के अभी। इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूला से कर सकते हो, एक बार एप्लीकेशन हो जाएगा अपने लिए। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2.16 इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि फराडे का सेकंड लॉ, इतना ही स्टेटमेंट है अपने पास। एक बार NCERT निकालो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। इसमें फराडे का फर्स्ट लॉ भी लगेगा और फराडे का सेकंड लॉ भी लगेगा, ठीक है। पहले वाले पार्ट में फर्स्ट लॉ लगेगा, सेकंड वाले पार्ट में सेकंड लॉ। मोलर मास इज गिवन नहीं है तो मोलर मास लिख लो, NCERT नहीं देता है। Ag का 108 और जिंक का 65.4 ग्राम पर मोल। एक बार ट्राई करो फिर मैं करवाऊंगा, पहले अपना पूरा ट्राई कर लो एक बार। लिसन, क्वेश्चन में क्या दे रखा है सुनो। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ABC, इसी तरह से एक है ZnSO4 का, एक है AgNO3 का, एक है CuSO4 का। कॉपर, जिंक और Ag तीनों लिए, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। इससे देखते ही पता चल जाता है कौन सा लॉ लगेगा, फराडे का सेकंड लॉ। अब मैं सबसे पहले गिवन लिखूंगा, इसके अंदर क्या दे रखा है। अ स्टडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, आई गिवन है कितना 1.5 एम्पियर, was passed through them until weight of silver deposit दे दिया है, कितना दे रखा है 1.45 ग्राम। How long did the current flow, पहले पूछा टाइम क्या होगा। What mass of copper and zinc are deposited, W of zinc पूछा है
W ऑफ कॉपर पूछा है। पहले इतना समझ में आया क्या क्या है? इतना समझ में आ गया? तो टाइम के लिए पहले मेहनत कर ले। टाइम के लिए तुमको फराडे का फर्स्ट लॉ लगाना है। W इक्वल टू क्या होता है? ZIT, ठीक है ना? I पढ़ा है क्या? अच्छा, Z किसके लिए लगाओगे? AG के लिए ना। AG 1.545 इकट्ठा हो चुका है। Z क्या होता है याद है? मोलर मास अपॉन इसकी वैलेंसी चार्ज इनटू 1 फराडे का चार्ज। I 1.5 और टाइम, क्या टाइम कैलकुलेट कर दोगे आप लोग? पहला काम क्लियर है। दूसरा, वेट ऑफ जिंक और वेट ऑफ कॉपर के लिए मेहनत करनी है, तो बाय फराडे सेकंड लॉ। क्या बोलता है सेकंड लॉ भाई? वेट ऑफ जिंक जो है अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होगा वेट ऑफ सिल्वर अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू वेट ऑफ कॉपर अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट। क्या यही था फराडे का सेकंड लॉ जो अपन ने कुछ यहां पढ़ा था? W1/E1, W2/E2, W3/E3 सब प्रोपोर्शनल में होंगे। ओके, करें सॉल्व इसको? ठीक है, इसमें से मेरे को गिवन क्या बताओ? और मोलर मासेस गिवन नहीं है, तो मोलर मासेस तुम देख सकते हो, एनसीईआरटी नहीं देता है। ठीक है, मैं पहले किसके लिए सॉल्व करूं? जिंक के लिए करके बता देता हूं, तुम कॉपर के लिए कर दोगे? चलो जिंक के लिए काम करते हैं। वेट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड मेरे को फाइंड करना है, ये उधर जाएगा। अच्छा, वेट ऑफ एजी कितना मिल रहा है? 1.45 अपॉन ई ऑफ एजी। ई ऑफ एजी क्या होगा? 108 अपॉन इसका चार्ज कितना? 1। मोलर मास अपॉन चार्ज। ई हमेशा क्या होता है? मोलर मास अपॉन चार्ज। ठीक है, ये वहां जाएगा मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में मोलर मास कितना? 65.4 अपॉन चार्ज 2। क्या ये सॉल्व हो जाएगा? तो इससे वेट ऑफ जिंक नहीं आ जाएगा? और वेट ऑफ कॉपर के लिए भी सेम मेहनत कर लोगे, ये डब्बा लेके। डन? कैलकुलेशन पार्ट कौन कर लोगे? हो जाएगा? डन।